हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकियाट्री के एक आज नए टॉपिक में आप सभी एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकियाट्री के इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, साइकोटिक डिसऑर्डर एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। तो इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स में अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स आते हैं और न्यूरोसिस में अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साइकोसिस और न्यूरोसिस में जो अंतर है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें रियलिटी का लॉस हो जाता है, मीन्स वो वास्तविकता के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात जो हकीकत उनके साथ जो घटित हो रही है उनको वो रियलाइज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार साइकोटिक पेशेंट रियलिटी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। अब देखते हैं न्यूरोटिक पेशेंट में। तो न्यूरोसिस के पेशेंट में नो लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। न्यूरोटिक जो पेशेंट होते हैं वो वास्तविकता के साथ जुड़े रहते हैं, रियलिटी के साथ उनका डिटैचमेंट नहीं होता है, जबकि साइकोटिक पेशेंट रियलिटी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। दूसरा अंतर नंबर 2 इज पर्सनालिटी चेंजेस प्रेजेंट। साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है उनमें मेंटल डिसऑर्डर के कारण से बदलाव हो जाता है, मीन्स जो उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, जबकि न्यूरोसिस के पेशेंट में पर्सनालिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता। मीन्स न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स किसी भी मेंटल इल पेशेंट की पर्सनालिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंस नंबर 3, साइकोटिक पेशेंट डज नॉट रियलाइज हिज और हर डिसऑर्डर्स। मेंटल इल पेशेंट जो साइकोसिस से पीड़ित होते हैं उनको इस बात का पता नहीं होता कि मेरे अंदर किसी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट है। मीन्स इसको अपन कहेंगे एब्सेंट ऑफ इंसाइट। एक मेंटली इल पेशेंट में उसकी बीमारी होने का उसको एहसास नहीं होना एब्सेंट ऑफ इंसाइट कहलाता है। तो साइकोटिक पेशेंट में इंसाइट एब्सेंट होती है, मीन्स अपने डिसऑर्डर के होने का उनको आभास नहीं होता है। इसके विपरीत न्यूरोटिक पेशेंट में वो पर्सन उनकी मेंटल प्रॉब्लम के प्रति अवेयर होते हैं, मीन्स उनमें इंसाइट प्रेजेंट रहती है। तो जैसे किसी में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उनको पता रहता है कि मुझे एंजाइटी स्ट्रेस हो रही है। जबकि इसके विपरीत साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उन साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे सिजोफ्रेनिया है, मेनिया है, तो उन लोगों को इस बात का बिल्कुल आभास नहीं होता है, उनमें इंसाइट नहीं होती कि मुझे मेनिया है या मुझे सिजोफ्रेनिया है। साइकोसिस और न्यूरोसिस में नंबर 4 डिफरेंस है कि साइकोटिक पेशेंट में थॉट, स्पीच एंड कम्युनिकेशन में चेंज आ जाता है। मीन्स मेंटल इलनेस के कारण पेशेंट की जो थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो कम्युनिकेशन है और उसकी जो स्पीच है, ये चीज़ें मेंटल इलनेस के कारण से प्रभावित होती है। जबकि न्यूरोटिक पेशेंट में थॉट, स्पीच और कम्युनिकेशन या लैंग्वेज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। तो इस प्रकार साइकोटिक पेशेंट में लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, थॉट इत्यादि चीज़ें अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित होती है, बदल जाती है, जबकि न्यूरोटिक पेशेंट में ये चीज़ें प्रभावित नहीं होती है। नंबर 5, हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन आर मार्क्ड सिम्टम्स। साइकोटिक पेशेंट में हेलुसिनेशन और डेल्यूजन प्रधानता के साथ पाए जाते हैं। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन एक प्रकार का अवबोधन या परसेप्शन का डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन परसेप्शन या अवबोधन का डिसऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति में एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होने पर भी उस व्यक्ति को उस चीज़ का आभास होता है, उसको परसेप्शन होता है। मान लीजिए कोई वॉइस बाहर है नहीं लेकिन उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, कोई चीज़ बाहर है नहीं उसको दिखाई दे रही है, कोई गंध है नहीं उसको सुनाई। तो लगभग सभी प्रकार की जो सेंस ऑर्गन होती है 5 प्रकार की, उन 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों या सेंस ऑर्गन उनको उन चीज़ों का आभास करवाती है जो बाहर है ही नहीं है। जैसे कोई चीज़ है नहीं और हमें वो दिखाई दे रही है, कोई आवाज़ है नहीं वो हमें सुनाई दे रही है, कोई गंध है नहीं वो हमें उनका आभास हो रहा है, कोई चीज़ स्पर्श कर रही है लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमारे स्किन के संपर्क में नहीं आ रही। तो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हेलुजन हो गया परसेप्शन का डिसऑर्डर। डेल्यूजन हमारी थॉट का डिसऑर्डर होता है, जबकि थॉट डिसऑर्डर में आता है डेल्यूजन। तो डेल्यूजन क्या होता है? ऐसे फॉल्स आइडिया और बिलीफ होते हैं जिनको हम रीजनिंग के द्वारा सही साबित नहीं कर सकते। फॉल्स अनसेकेबल बिलीव्स विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग। पेशेंट के द्वारा ऐसे फॉल्स झूठे आइडिया विचार रखना जिनको अपन रीजनिंग के द्वारा सही साबित नहीं कर सकते। मीन्स पेशेंट को झूठे विचार, मिथ्या जो विचार होते हैं, थॉट होते हैं, वो डेल्यूजन कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के डेल्यूजन होते हैं, वो आगे अपन डिजीज के साथ
पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एक पेशेंट को अपनी धन का, अपने शक्ति का एक झूठा फॉल्स आइडिया होता है कि मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ या मैं सबसे धनवान हूँ। तो इस प्रकार का जो उसका झूठा विश्वास अपन उसको तर्क के द्वारा उसको समझाएंगे तो वो इसको अपन उसको सही साबित नहीं कर सकते। तो हेलुसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर हो गया और डेल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर हो गया। तो साइकोटिक पेशेंट में प्रमुख रूप से प्रधानता के साथ हेलुसिनेशन और डेल्यूजन पाए जाते हैं, जबकि न्यूरोसिस के पेशेंट में हेलुसिनेशन और डेल्यूजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अंतर है छठा, ऑर्गेनिक रीजन प्रेजेंट। साइकोसिस के पेशेंट में ऑर्गेनिक रीजन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक रीजन मीन्स ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वह स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसके कारण से मेंटल इलनेस देखने को मिलती है। तो साइकोटिक पेशेंट में चाहे गायरी है, सल्कस है या जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इन सब में बदलाव होता है जिसके कारण से साइकोटिक पेशेंट में ये सिम्टम्स आते हैं। जबकि न्यूरोटिक पेशेंट में नो ऑर्गेनिक रीजन्स, इसमें ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक रीजन किस में पाया जाता है? साइकोसिस के पेशेंट में, जबकि न्यूरोसिस के पेशेंट में ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं देखा जाता है। अब हम बात करते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के नेक्स्ट अंतर में। तो नंबर 7 डिफरेंस है, जेनेटिक फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन साइकोटिक पेशेंट्स। साइकोसिस के पेशेंट में जनरली देखा जाता है कि हेरिडिटरी कारणों से उन्हें देखा जाता है कि उनकी जो पूर्व के पेरेंट्स हैं, उनकी एंसेस्टर्स है, पूर्वज है। साइकोसिस के पेशेंट में जो पेरेंट्स हैं, अपने पूर्वज हैं, आनुवंशिक रूप से जो चीज़ें हमारे अंदर आती है वो कहीं ना कहीं ये साइकोटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि न्यूरोसिस के पेशेंट में जेनेटिक फैक्टर आर लेस इंपॉर्टेंट। जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, मीन्स जेनेटिक कारणों से न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं देखने को मिले। जबकि जनरली साइकोसिस के पेशेंट में जेनेटिकल फैक्टर्स मोर प्रोमिनेंट होते हैं। नेक्स्ट अंतर है नंबर 8, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट लेस इंपॉर्टेंट इन साइकोसिस। हमारे जीवन में जो तनावपूर्ण स्थितियाँ होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट होते हैं, जीवन की विषम परिस्थितियाँ होती है, उनके कारण से साइकोसिस नहीं होता है या उसमें साइकोसिस के इटियोलॉजिकल फैक्टर में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। जबकि न्यूरोटिक पेशेंट में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फोबिया में, कई प्रकार के न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में हमारे जीवन की जो कठिन परिस्थितियाँ, तनावपूर्ण जो लम्हे हैं या जो तनावपूर्ण स्थितियाँ हैं वो न्यूरोसिस के लिए जन्म देने के लिए उत्तरदायी होती है। तो साइकोसिस पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जबकि न्यूरोटिक पेशेंट में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम जानते हैं अगला अंतर, दैट इज नंबर 9, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। साइकोसिस के पेशेंट को का ट्रीटमेंट आसान नहीं होता है। साइकोसिस के पेशेंट लंबे उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं, मीन्स इनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बैड होता है या वर्स होता है। जबकि न्यूरोटिक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो इजी होता है, इनका प्रोग्नोसिस गुड होता है। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है और उसके बावजूद भी अपन लंबा ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी साइकोसिस पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं, या होते भी तो पूर्णतः ठीक नहीं होते हैं। जबकि न्यूरोटिक पेशेंट इसकी तुलना में आसानी से ठीक हो जाते हैं, मीन्स इनका प्रोग्नोसिस अच्छा माना जाता है। साइकोसिस और न्यूरोसिस का आखिरी और 10वां अंतर है, साइकोटिक पेशेंट्स या साइकोटिक डिजीज कंडीशंस आर मोर सीवियर। ये गंभीर मानसिक रोग माने जाते हैं क्योंकि इनका ट्रीटमेंट आसान नहीं होता है। इनमें जो डिफ़िकल्टीज या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, हेलुसिनेशन प्रेजेंट रहते हैं, डेल्यूजन प्रेजेंट होता है, पर्सनालिटी में डिटेरियोरेट आता है, इसलिए ये गंभीर प्रकार के मानसिक रोग है। जबकि जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो लेस सीवियर होते हैं, इनमें पर्सनालिटी में बदलाव नहीं होता है, डेल्यूजन हेलुसिनेशन ये प्रेजेंट नहीं होते, इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, इसलिए इन्हें अपन क्या मानते हैं, लेस सीवियर। तो साइकोटिक पेशेंट मोर सीवियर कहलाएंगे, जबकि न्यूरोटिक पेशेंट लेस सीवियर कहलाते हैं। तो आज हमने देखा कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में जो बेसिक अंतर क्या क्या होता है, उनकी इटियोलॉजी के लिए बेसिक रेस्पॉन्सिबल अंतर क्या होता है, उनकी सीवियरिटी को लेकर बेसिक अंतर क्या होता है, उनको प्रोग्नोसिस को लेकर बेसिक अंतर क्या होता है, उनकी पर्सनालिटी में किस प्रकार चेंजेस आते हैं, इसके साथ साथ उनके अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स और रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनमें बेसिक अंतर क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आगे जब आप अगली डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में अंतर क्या होता है। यदि आज का ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।